नौटियाल का आप सभी ने ओ आसमान वाले सॉन्ग सुना ही होगा। तो जो उसमें एक्ट्रेस थी उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपने पास एक इनहेलर रखती थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट फर्स्ट को, एंटी अस्थमेटिक ड्रग। आज हम इसे डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका सीओपीडी लेके आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग होती क्या है। तो दीज आर दोज ड्रग या दोज एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा। तो वो ड्रग्स जो आपके अस्थमा के ट्रीटमेंट या ब्रोंकाई अस्थमा के लिए यूज होती हैं उन्हें हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग बोलते हैं। तो अस्थमा को समझें तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जैसा कि आप सभी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को है ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ लिया था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई से ऐसे करके आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई है ये आपकी नॉर्मल, ये आपका यहाँ से एयर आएगी, ये आपके ब्रोंकियल में होके सिंपल सा आपके लंग्स के पास पहुंच जाएगी। तो ये क्या है, एक नॉर्मल पाथवे आपका। और जब अस्थमा हो जाता है किसी को, तो जो अस्थमा होता है वो कैसे होता है, किसी भी पॉल्यूशन या किसी डस्ट या किसी भी फॉरेन पार्टिकल का हमारे बॉडी के अंदर आना और हमारे ब्रोंकाई में नैरो मतलब इन्फ्लामेशन कॉज करना, वो हमारा क्या कहलाता है, अस्थमा। अब कैसे कहलाएगा कि सिंपल सी बात है कि जब आप एयर लोगे, यहाँ पे कोई भी एंटीजन आया, कोई पोल्यूशन आया, कोई डस्ट आई, आपने जैसे ही आपके वो ब्रोंकाई में गई तो ब्रोंकाई में जाने पर उसने क्या किया, वहां पे इन्फ्लामेशन कर दिया। तो सिंपल सा है कि जो आपकी एयर होगी वो इजीली नहीं पहुंच पाएगी आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। तो आपकी जो ब्रोंकाई होगी वो नैरो हो जाएगी। नैरो होने पर आपका जो मसल्स होगी उस जगह की, जो आपकी ब्रोंकाई मसल्स होगी, वहां से आपका म्यूकस प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा कि जो एयर थी वो थोड़ी बहुत पहले पहुंच रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। इससे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी एंड आपको अस्थमा कॉज होगा। अब देखते हैं थोड़ा बहुत डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स become inflammation, narrow, swallow and produce mucus। अब सिंपल सा है कि जो अस्थमा होता है ये आपका क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जो कि आपका ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब सिंपल सा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारी मसल्स होती हैं बॉडी में वो हमारी रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। मतलब में इन्फ्लामेशन होगा, नैरो होगी, स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी हमारी जो ब्रोंकाई, और हमारे जो ब्रोंकाई जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स ब्रोंकाई की, वो म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगी। इससे क्या होगा, विच मेक्स द डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई भी चीज आप खाओगे तो उसे निगलने में दिक्कत होगी आपको, ड्यू टू रेसिस्टेंस टू एयर फ्लो इन दी एल्वोलाई। मतलब आपके जो एल्वोलाई होंगी वहां तक आपकी एयर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, एयर का जो एक्सचेंजेस होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और सांस लेने में दिक्कत होगी तो सिंपल सी बात है आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आएगी। की बात करें तो क्या क्या सिम्टम होते हैं अस्थमा में। डायस्पोनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है सीजनिंग, मतलब ब्रिस्टल साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब आप सांस लेते हैं तो आपको आपके सांस लेने पे ही घरघराहट सी होती है, अजीब अजीब से साउंड आते हैं, उसे हम बोलते हैं सीजनिंग। फिर आता है चेस्ट टाइटनेस, जनरली इन अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट, ज़्यादा जल्दी उठने पर एंड लेट नाइट सोने पर आपके क्या होता है, चेस्ट में टाइटनेस। नेक्स्ट है कफिंग, कफ आता है बहुत ज़्यादा और आपकी डार्क सर्कल हो जाएंगे आपकी आईज के नीचे। अब देखते हैं नेक्स्ट, थ्रू इसके डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका लंग्स है, तो लंग्स के अपर पार्ट होता है आपका लेरेक्स, फिर होता है यहाँ पे ट्रेकिया से यहाँ से जो ये पार्ट दिख रहा है ये होता है आपकी ब्रोंकाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वोलाई यहाँ पे भी होती है, प्लेन मैंने समझाने के लिए एक ही साइड में आपके लिए बना के रख दी है। तो ये होती है आपकी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की ये जो फूल से दिखेंगे आपको, ये लास्ट पार्ट पे ये होती है आपकी एल्वोलाई, जिस जगह आपके जो गैसेस होती हैं, जो आपकी O2 CO2 होती हैं, उस जगह उनका चेंजेस होता है, ठीक है, चेंजेस होता है। तो सिंपल सा ये आपकी है नॉर्मल ब्रोंकाई, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये आपकी एल्वोलाई है।
एल्वुलाई से ये आपकी ब्रोंकाई है। तो सिंपल सा क्या है, जब भी एयर जाएगी यहाँ से तो वो सिंपल सा पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें ना ही कोई स्वेलोइंग है, ना ही कोई इन्फ्लामेशन है, ना ही म्यूकस ये प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए सिंपल सा है कि जो होगी वो हमारे एल्वुलाई तक इजीली पहुंच जाएगी। अब देखते हैं कि हमारी जो नैरो ब्रोंकाई है वो हमारी कैसी है। तो सिंपल सा है कि जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाने पर क्या करेगा, हमारी जो ब्रोंकाई होगी वहां देखो इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन करेगा तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी ब्रोंकाई होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। नैरो होने के चक्कर में हमारे वहां से नैरो होने के कारण हमारी जो इन्फ्लामेशन हुई है वहां से म्यूकस प्रोड्यूस होगा। ये म्यूकस दिख रहा है आप सभी को, तो म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो सिंपल सा है कि जो हमारी एयर एल्वुलाई तक पहुंचेगी वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमें अस्थमा कॉज होगा। अब देखते हैं कि ट्रिगर्ड फैक्टर या कॉज कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है। तो सबसे पहले होता है आपका स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से, एंगर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो अस्थमा होता है वो ज़्यादातर धुएं से होता है, स्मोक। जो आपके सिगरेट पीते हैं ये बहुत सारे उसकी वजह से अस्थमा होता ही होता है। ये मेजर कॉज है आपका, स्मोक की वजह से अस्थमा मोस्टली होता है। इन्फेक्शंस, बहुत सभी को इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि धूल से, जैसे पॉलेंस होते हैं। अब पॉलेंस क्या होता है, आपका क्या होता है, जैसे कि किसी भी फ्लावर से आपको कोई एलर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पॉलेंस, पॉल्यूशन एंड डस्ट। तो ये आपके ट्रिगर्ड फैक्टर से जिनकी वजह से आपको अस्थमा कॉज होता है। अब देखते हैं टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं अस्थमा, एक्सट्रेंसिक अस्थमा एंड इंट्रेंसिक अस्थमा। एक्सट्रेंसिक अस्थमा को हम एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं और इंट्रेंसिक को हम नॉन एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। इट इज एपिसोडिक, ये एक एपिसोड के थ्रू आता है। एंट्रेंसिक अस्थमा पता रहता है एक्सट्रेंसिक अस्थमा का कि ये हमारे इस टाइम पर आता है। इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, डस्ट, इरिटेंट, पॉलन कैन ऑल्सो कॉज अस्थमा अटैक। इसका जो एक्सट्रेंसिक अस्थमा है, सिंपल सा है कि जो हमें पता होता है एक एपिसोड के थ्रू आता है और ये हमारा इन्फेक्शन, डस्ट, इरिटेंट और पॉलन की वजह से होता है। और इंट्रेंसिक अस्थमा क्या है, इसे हम नॉन एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। मतलब इसमें जो एलर्जन होते हैं, जो एलर्जी होती है उसका हमें पता नहीं रहता। नो रिकॉग्नाइज एलर्जन, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जिनकी वजह से हमें अस्थमा कॉज होता है, उसके बारे में कोई भी पहचान नहीं पाया कि क्या क्या एलर्जन होते हैं जिसकी वजह से हमें इंट्रेंसिक अस्थमा होता है। इट कम्स अंडर मिडिल एज, ये आपका मिडिल एज में भी हो जाता है। एंड हिस्ट्री, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अस्थमा का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कैसे होता है, हमें अस्थमा हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो इसके मोड ऑफ एक्शन को भी हमें देखना जरूरी है, तभी हम एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग होंगी उन्हें हम दे पाएंगे। तो मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है, वो हमारे बेस होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स पर। जो हमारे इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे वो कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं, कौन कौन से हमारे ऑटोकोइड्स होते हैं, इन्हें आप बहुत ही सिंपल तरीके से जानते भी हैं, आप सभी को पता भी है। मीडिएटर्स कौन से होते हैं, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज फ्रॉम दी मास्ट सेल। तो ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, ये सारे के सारे हमारे मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। तो जो मास्ट सेल्स होती हैं वो हमारे लंग्स में ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं वेल एंड गुड होगा, और आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको जितने नंबर थ्योरी लिखने से नहीं मिलते जितने आप डायग्राम बनाने से मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम में एक इजीली तरीके से समझ में आ जाता है। आपके लिए डायग्राम में लेके आया हूँ कि एंटीजन मतलब कोई एंटीजन या एलर्जन, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एंटीजन या एलर्जन या हम एजीबी बोल देते हैं, ठीक है। एंटीजन, एलर्जन या कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट या पॉल्यूशन आता है आपके यहाँ पर रेस्पिरेटरी पर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपकी मास्ट सेल प्रेजेंट होंगी। मतलब सिंपल सा है कि जो एंटीजन आता है वो आपका क्या करता है, मास्ट सेल की एंटीबॉडी आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड कर देता है। बाइंड करने के बाद आपकी जो मास्ट सेल होती है वो डिग्रेन्युलेशन करती है, मतलब वो फट जाती है, और फटने के बाद अपने क्या करती है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन जो ऑटोकोइड्स होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उन्हें रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद आपकी जो ब्रोंकाई होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो सिंपल सी बात है वहाँ पे आपको अस्थमा कॉज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक क्या होती है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करके रखना ही रखना है।
अब सिंपल सी बात है कि जैसे कि ये हमारी ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई में क्या होगी, ये नैरो हो गई, ठीक है। नैरो होने के बाद ये हमारी ब्रोंकाई है जी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है इसे हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। अब डायलेट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग देंगे वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर की बात करें तो बीटा 2 एडिनर्जिक ड्रग की बात करें तो जिसके लास्ट में आपके बूटेमॉल आता है, जैसे सालबूटेमॉल, टर्बूटालीन, तो ये होती है आपकी बीटा 2 एडिनर्जिक ड्रग या बीटा 2 सिंपैथेटिक मिमेटिक भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मिथाइल एक्सेथीन। मिथाइल एक्सेथीन की बात करें तो थियोफाइलिन, जिसके लास्ट में आपकी फाइलिन आती है, वो आप याद कर सकते हैं कि सिंपली कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, मिथाइल एक्सेथीन। थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, अगर आप इन सभी में से एक दो भी याद करेंगे तो चलेगा, सिंपल सा। तो नेक्स्ट होती है हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कैटेगरी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये भी आप सभी को पता ही है, कोलिनर्जिक ड्रग थियोट्रोपिन, ऑक्सीट्रोपिन ब्रोमाइड, थियोट्रोपिन। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपकी ऑक्सीट्रोपिन ब्रोमाइड। अब आता है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट क्या है, जैसे इसकी ड्रग की बात करें तो मोंटेलुकास्ट, जफीरलुकास्ट। फिर थर्ड आता है आपकी मास सेल स्टेबलाइजर। तो अभी मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूं, अभी इसका फिर से एक बार और मैकेनिज्म बता दूंगा कि हमारी जो ये ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेटर एंड मास सेल स्टेबलाइजर, ये सारी की सारी हमारी कहाँ पे काम करेंगी। तो मास सेल स्टेबलाइजर की बात करें तो ये प्रिवेंट डिग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल। जो मास सेल, जैसे कि यहाँ पे आपकी मास सेल थी, ये मास सेल का डिग्रेनुलेशन हो रहा था, तो ये डिग्रेनुलेशन को रोकेंगी, डिग्रेनुलेशन नहीं होने देंगी। तो सिंपल सी बात है कि जब डिग्रेनुलेशन आपकी मास सेल का नहीं होगा तो आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे वो आपके रिलीज नहीं होंगे, इन्फ्लामेशन नहीं होगी, और इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो हमारे अस्थमा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी एंटी आईजी एंटीबॉडी। जो आईजी एंटीबॉडी है प्रिवेंट एजीएबी रिएक्शन। जो आपकी एंटीजन और आपकी जो एंटीबॉडी आईजी एंटीबॉडी थी, इन दोनों की जो रिएक्शन हो रही थी, मतलब जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से बाइंड कर रहे थे, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। और इसकी ड्रग है आपकी ओमलीजुमाब। फिर आता है 5 कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, ये हमारी इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होने देगा, मतलब जब हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे तो ये इन्फ्लामेशन नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग देंगे तो वो इन्फ्लामेशन नहीं होने देगी। जैसे कि ये दो टाइप से आपके डिवाइड हुए हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टेमिक जिसकी ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन एंड मोमेंटोसोन। सेकंड आता है आपका की ड्रग है बुटेशोनामाइड, फ्लोनिसोलाइड एंड बेक्लोमेथासोन। अब देखते हैं कि अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग की, तो कैसे कैसे और क्या क्या होगी। तो सिंपल सा है कि जैसे कि आपका यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है, कोई एंटीजन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ चुका है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आपकी क्या होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट है। तो मास्ट सेल होगी तो सिंपल सा है कि जो आपके एंटीजन होंगी और आईजी एंटीबॉडी होगी वो एक दूसरे से बाइंड करेंगी। तो अगर हमें अस्थमा को तो कॉज करना नहीं है, अस्थमा को तो हमें रोकना है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एंटी अस्थमेटिक ड्रग देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी आईजी एंटीबॉडी की जो ड्रग होगी उसे हम यहाँ पे देंगे। तो जिससे क्या होगा, जो एंटीजन और एंटीबॉडी ये हमारे बाइंड कर रहे हैं, जो हमारा एंटीजन है जो हमारी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, ये हमारा बाइंड नहीं करेगा। तो एंटी आईजी एंटीबॉडी की अभी हमने ड्रग देखा, जैसे कि ये है आपकी ओमलीजुमाब। जब हम इस ड्रग को देंगे तो जो आपकी लीड्स टू, मतलब जो आपकी जो एजी और एबी, मतलब एजी मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब एबी, इन दोनों की जो रिएक्शन हो रही है ये हमारी नहीं होगी अगर हम आपकी एंटी आईजी एंटीबॉडी ड्रग देंगे। तो अगर मानो कि ये हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन थी वो कंप्लीटली हो चुकी है, अब हमारे मास्ट सेल ने क्या कर दिया है, डिग्रेनुलेशन की प्रोसेस में चल रहा है, डिग्रेनुलेशन करने वाला है। अब हमारी जो मास्ट सेल है वो हमारी डिग्रेनुलेशन करने वाली है। तो हम सिंपल सा है कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे, जिससे कि हमारी जो डिग्रेनुलेशन हो रहा था मास्ट सेल में वो हमारा रुक जाएगा। हमारी जो मास्ट सेल थी वो फट रही थी, वो हमारा फटना बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या देंगे यहाँ पे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की हमारी ड्रग है नीडोक्रोमिल। तो जिससे कि हमारा क्या होगा, मास्ट सेल हमारी डिग्रेनुलेशन नहीं करेगी।
अब अगर मानो कि उसने डिग्रेनुलेशन भी कर लिया, और डिग्रेनुलेशन करने के बाद उसने सिंपल सा अपने जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से उन्हें रिलीज कर दिया, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन एंड अदर, और भी जितने भी आपके ऑटोकोइड्स थे, जितने भी उसके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे। तो सिंपल सा है कि अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपका जो LT मतलब ल्यूकोट्रिन था वो आपके इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे ये रहा ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट यहाँ पे ड्रग देंगे, जैसे मॉन्टेलुकास्ट, आप इसे याद कर सकते हैं, लास्ट में इसके क्या है, लूकास्ट है, तो मॉन्टेलुकास्ट और जफीरलुकास्ट। तो जब हम यहाँ पे आपकी जफीरलुकास्ट या मॉन्टेलुकास्ट देंगे तो जो आपका ल्यूकोट्रिन होगा ये आपकी इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करेगा, और इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है हमारी ब्रोंकाई को कुछ नहीं होगा, और ब्रोंकाई में हमारी नैरो नहीं होगी, हमारी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो हमें अस्थमा भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं हमें एयरवेज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हमारे जो जब एयरवेज मतलब हमारी जो विंड पाइप होती है वहाँ से एयर जाती है, वहाँ से ही हमारे ब्रोंको स्पम भी कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, एंड वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी कॉज कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब ये वाली ड्रग देंगे, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन एंड बेक्लोमेथासोन, तो इन्हीं ड्रग को देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो एयरवेज हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी, सेंसिटिव हो रहे थे, वो हमारे नहीं होंगे, इन्फ्लामेशन नहीं होगी, और हमारे जो हिस्टामिन और ये सारे के सारे रिलीज हो रहे थे, रिलीज नहीं होंगे। अब जो हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंको स्पम हो रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटर देंगे, जिससे कि हमारी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब जो ब्रोंकाई थी, जब हम ब्रोंको डायलेटर देंगे तो सिंपल सा है कि जो हमारी ये नैरो हो रखी थी, यहाँ पे हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी, सिकुड़ रखी थी ब्रोंकाई, वो हमारी अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी एयर होगी वो ईजिली हमारे एल्वेलाई तक पहुंचेगी, और हमारी जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंजेस हो रहा था वो इजीली हो पाएगा, इससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही एक आपका मोड ऑफ एक्शन है। अगर आप इस वाले को अच्छी तरह से समझ गए तो आप कुछ भी, आपके लिए अस्थमैटिक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अब एक एक करके इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में क्या है, बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक या बीटा-2 एडिनर्जिक ड्रग्स। टू डायलेटर की बात करें तो सबसे पहले आपका बीटा सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। तो सिंपैथेटोमिमेटिक होता है किसी भी रिसेप्टर की कॉपी करना या किसी भी रिसेप्टर की जैसे काम करना। दे आर दी बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग विच हेल्प इन ब्रोंकोडायलेशन एंड रिलीव ब्रोंकोस्पम ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब कि ये आपकी जो बीटा सिंपैथेटोमिमेटिक्स की जो ड्रग हैं, ये आपकी कैसी ड्रग हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग हैं, जो कि आपके ब्रोंको डायलेटर मतलब जो क्या करती हैं, जो आपकी ब्रोंकाई होती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है, नैरो हो रखी है, उन्हें डायलेट करने का काम करती हैं। और सिंपल सी बात है कि जब कोई डायलेट हो जाएगी तो एयर आपकी इजीली पहुंच पाएगी। तो जैसे कि आपका ये है कि ये आपकी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है, यहाँ से एयर अच्छी तरह से नहीं निकल पा रही, तो जब हम यहाँ पर आपकी ब्रोंको डायलेटर या B2 सिंपैथेटोमिमेटिक की ड्रग देंगे, साल्बुटेमॉल देंगे, तो साल्बुटेमॉल क्या करेगी, आपकी यहाँ पे ब्रोंकाई को डायलेट कर देगी, जिससे कि हमारी एयर का अच्छी तरह से फ्लो होगा और वो लंग्स में इजीली पहुंच पाएगी। तो यही होता है आपके जो सिंपैथेटोमिमेटिक्स की ड्रग का काम, जिससे कि हम वो हमारी ब्रोंकाई को कैसे कर देगी, डायलेट कर देगी, और हमारे जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन था, मतलब जो ब्रोंकाई हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी, उससे हमें आराम दिलाएगी, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देगी। अब थोड़ा इसके मोड ऑफ एक्शन को इसकी डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि मोड ऑफ एक्शन है बीटा-2 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट दी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब जो बीटा-2 रिसेप्टर होते हैं वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स में। मतलब बीटा-2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर बाइंडिंग ड्रग, अब ड्रग कौन सी थी हमारी, साल्बुटेमॉल टर्बुटालिन। तो जब हमारी साल्बुटेमॉल ड्रग हमारी बाइंड करेगी तो दे इंक्रीज CAMP लेवल इन मास सेल, तो CAMP पाथवे का जो लेवल होगा वो हमारी मास सेल में इंक्रीज हो जाएगा। एंड इनहिबिट रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स बिकम डायलेट। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे, उनके रिलीज को इनहिबिट करेगी, एंड जो आपकी ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स होगी जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी उसे डायलेट करने का
काम करेगी। तो साल्बुटेमॉल का एक मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो ये साल्बुटेमॉल एक ऐसी ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, जो ये साल्बुटेमॉल एक्टिवेट B2 रिसेप्टर। तो साल्बुटेमॉल क्या करेगी, आपके B2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी, विच प्रेजेंट ऑन दी स्मूथ मसल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे B2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी साल्बुटेमॉल B2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी। B2 रिसेप्टर से बाइंड करने पर एक्टिवेट एडिनल साइक्लेज एक्टिविटी, जो एडिनल साइक्लेज एक्टिविटी है उसे एक्टिवेट करेगी, और जो मास्ट सेल में हमारे CAMP, जो CAMP के पाथवे को इंक्रीज करेगी, एंड स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स थी, जो हमारी ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स थी, वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी, म्यूकस प्रोड्यूस कर रही थी। तो उनमें क्या करेगा, आपका ये CMP इंक्रीज होने के बाद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, एंड आपकी साल्बुटेमॉल सिंपल सा जो ब्रोंकाई थी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट थी, उसे डायलेट कर देगी। तो खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं। तो पाल्पिटेशन, ट्रैकीकार्डिया, नर्वसनेस एंड इरिटेशन। फिर आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक, क्या होता है, बाई इनहेल और एरियोसोल पाउडर, इसे इनहेल और एरियोसोल पाउडर्स के फॉर्म में भी लिया जाता है। इट गिव एज IV इन्फ्यूजन, इसे IV इन्फ्यूजन के थ्रू भी लिया जाता है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, 100% बायोबिलिटी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी मिथाइलेक्सिथीन। मिथाइलेक्सिथीन की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है मिथाइलेक्सिथीन। तो मिथाइलेक्सिथीन में हम देखें तो मेन रोल इन PDE, इसका जो मेन रोल होता है वो हमारे PDE में होता है आपका। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि जो हमारी मिथाइलेक्सिथीन की जो थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन, तो इनकी रोल को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थियोफाइलिन, कैफीन एंड देयर डेरिवेटिव आर वेरी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड COPD। तो जो अस्थमा और जो COPD होता है ये आपका एक दूसरे से रिलेट ही हैं। तो जो थियोफाइलिन होती है ये सिंपली हमारे कैफीन के डेरिवेटिव है एक, तो और ये हमारे अस्थमा और COPD की ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली यूज की जाती है। इससे आपका दीज ड्रग गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, मतलब PDE इज ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ये क्या करते हैं, जो हमारी स्मूथ मसल्स जब हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो उनमें क्या करता है, PDE मतलब जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होता है उसके एक्शन को रिड्यूस कर देती है, उसे इनहिबिट करने का काम करती है, जिससे कि हमारी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी डायलेट हो सकें। तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो नॉर्मली CAMP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडाइलेटर। तो जो नॉर्मली हमारे जो CAMP पाथवे होता है मास्ट सेल में, वो हमारा ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करता है। बट इन केस ऑफ ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन या अस्थमा, बट इन केस आपके ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन या आपको अस्थमा हो गया है, तो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम मतलब PDE इज एन एंजाइम दैट डिग्रेडेड CAMP। आपका जो PDE जो एंजाइम होता है वो आपका डिग्रेड होता है आपके CAMP पाथवे में। तो ये CAMP पाथवे में यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर अपना बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे या आप बायोकेमिस्ट्री में और पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं मिथाइलेक्सिथीन। जैसे आपकी ये ड्रग है मिथाइलेक्सिथीन कैटेगरी की, तो ये क्या करेगी, इनहिबिट PDE मतलब जो आपकी PDE है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, या आप लिख सकते हैं उसे इनहिबिट करेगी, या जब आप ड्रग दोगे तो ये आपके इनहिबिट करेगी एंड उसे ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने के बाद आपका क्या होगा कि जो मास्ट सेल में CAMP होगी उसे इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद आपकी जो ब्रोंकाई होगी वो डायलेट हो जाएगी। अब और सेकंड में आपका क्या करेगी, जो इनहिबिट रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। जब आप कोई भी थियोफाइलिन या आप एमिनोफाइलिन ड्रग देंगे तो सिंपल सा वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मास्ट सेल्स रिलीज हो रहे थे उन्हें इनहिबिट करेगी, और ब्रोंकाई में हमारी जो कॉन्स्ट्रिक्टिव वो हमारी डायलेट हो जाएगी और एयर का फ्लो हमारे इजीली होता रहेगा। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरली एब्जॉर्ब, ये हमारी जो ड्रग होती है ओरली एब्जॉर्ब होती है। ऑल्सो गिवन इन रेक्टल एंड सपोजिटरी फॉर्म में भी देते हैं हम। हाफ लाइफ की बात करें तो अडल्ट में 7 से 12 घंटे में एक्शन आता है एंड चिल्ड्रन में 3 से 5 घंटे में इफेक्ट आता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, फ्लेसिंग, हाइपोटेंशन,
ट्रैकीकार्डिया, इंसोमिया, एंग्जाइटी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और भी बहुत सारे आपके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी आप इजीली जानते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में क्या होता है कि दीज ड्रग गिवन देयर ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट बाय इनहिबिशन और ब्लॉकिंग दी M3 रिसेप्टर। अब कोलिनर्जिक में क्या था, हमने वहाँ पे पढ़ा था एसिटाइलकोलिन में आपके निकोटिनिक एंड मस्केनिक रिसेप्टर होते थे, जिनमें से हमारे मस्केनिक रिसेप्टर आपके 4 टाइप के होते थे, जिनमें से हमारे जो M3 रिसेप्टर था वो हमारे स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होता था। तो यहाँ पे जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक जब हम ड्रग देंगे तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग अभी हमने देखा था ट्रोपिन्स एंड ऑक्सीट्रोपिन्स ब्रोमाइड। तो जब हम इन ड्रग को देंगे तो ये हमारे क्या करेंगी कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी एंड हमारे ब्रोंको डायलेटर करेंगी, मतलब जो ब्रोंकाई हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है वो हमारी डायलेट हो जाएगी। और डायलेट होने के बाद अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ट्राइयोट्रोपिन। अब जो ट्राइयोट्रोपिन हमारी जो ड्रग है, ट्राइयोट्रोपिन ड्रग बाइंड विद द M3 रिसेप्टर। अब ये क्या करेगी, जो ट्राइयोट्रोपिन हमारी M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी एंड दे आर कंप्लीटली इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता था उसके इफेक्ट को कंप्लीटली इनहिबिट करने का काम करेगी एट M3 रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एयरवेज स्मूथ मसल्स। एयरवेज जो स्मूथ मसल्स था उसे ब्लॉक करेगी एंड ऑल्सो ब्लॉक सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आपकी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई नैरो हो जाती है, जब वो अपने म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के बाद इस म्यूकस को प्रिवेंट कौन करता है, मतलब इस म्यूकस को कौन रोकता है कि जिससे कि हमारी जो ब्रोंकाई थी वो म्यूकस को प्रोड्यूस कर रही थी वो प्रोड्यूस ना हो। तो इसे कौन सी रोकती हैं, कौन सी ड्रग्स रोकती है, हमारी एंटी कोलिनर्जिक। जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं हमारे इस म्यूकस को रोकती हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा कि थियोपाइलिन हमारी M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगी, बाइंड होने के बाद एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करेगी एंड इफेक्ट करने के बाद जो स्मूथ मसल्स के एयरवेज को ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने के बाद वहाँ पे जो सीक्रेशन हो रहा था, आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद जो आपकी इन्फ्लामेशन हो रखी थी आपके ब्रोंकाई में, वहाँ से आपकी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था, तो उस म्यूकस की सीक्रेशन को भी ब्लॉक करेंगी। और ब्लॉक करने के बाद सिंपल सा है कि वहाँ पे जो ब्रोंकाई होगी वो आपकी डायलेट हो जाएगी और जो एयर जो आपकी जा रही थी लंग्स तक वो आपके इजीली पहुंच जाएगी, आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी सांस लेने में। अब देखते हैं कि ड्रग जैसे कि आइप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड क्या है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 6 घंटे में इसका एक्शन शो हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इनहेलेशन, इसे इनहेलर के थ्रू लिया जाता है क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है इसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट है टियोट्रोपिन ब्रोमाइड कैसी है, एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसकी ड्यूरेशन हमारे 24 घंटे में हमें एक्शन शो हो जाता है। अगर एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट की बात करें तो स्किन फ्लशिंग एंड ड्राई माउथ, ट्रैकीकार्डिया, नोजिया, पाल्पिटेशन एंड हेडक। इसका जो ड्राई माउथ और ट्रैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन है ये आपके मेजर साइड इफेक्ट हैं जो आपको लिखने हैं, नहीं तो फिर आप लिख भी सकते हैं वोमिटिंग, नोजिया, ये सारे जो माइनर है जो सभी को पता होता है। अगर इसके यूज की बात करें तो कॉम्बिनेशन विद एल्बुटेमॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ COPD। अब हम आगे नेक्स्ट किसको पढ़ेंगे, टॉपिक COPD की। तो ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं ये एल्बुटेमॉल के कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं और आपके COPD के मैनेजमेंट के लिए ये यूज की जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ल्यूकेट्रिन एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया कि अभी तक 3 क्लास को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ल्यूकेट्रिन एंटागोनिस्ट, जैसे मोन्टेलुकासिस की ड्रग है, फिर देखेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, फिर IgE एंटीबॉडी, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं ल्यूकेट्रिन एंटागोनिस्ट होता क्या है, तो दीज ड्रग गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग द ल्यूकेट्रिन रिसेप्टर। जो आपका ये ल्यूकेट्रिन रिसेप्टर था वो आपका रिलीज हो रहा था, उसके रिलीज को ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जैसे कि ये है आपका सिंपल सा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा था, ल्यूकेट्रिन रिसेप्टर आपका रिलीज हो रहा था और ये क्या कर रहा था, एयरवेज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इन्फ्लामेशन को कॉज कर रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ल्यूकेट्रिन एंटागोनिस्ट की ड्रग को देंगे जिससे कि हमारा जो ल्यूकेट्रिन इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था वो हमारी इन्फ्लामेशन यहाँ पे कॉज नहीं हो पाएगी। और इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि हमें अस्थमा भी नहीं होगा।
तो अगर इसकी बात करें तो इसकी ड्रग हैं मोन्टेलुकास्ट और जफीरलुकास्ट, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज अ सिलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्ट बाय ब्लॉकिंग साइटेनिल ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर। जो साइटेनिल ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर होता है उसके एक्शन को ये ब्लॉक करता है, जैसे LTC4, LTD4 एंड LTE4 विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ड्रग देंगे मोन्टेलुकास्ट और जफीरलुकास्ट, तो ये क्या करेंगे, जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था हमारे वहाँ पर क्या करेंगी, हमारे वहाँ पर ब्रोंको डायलेशन करेंगी, जो हमारी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी उसे डायलेट करने का काम करेंगी। पता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, पेन, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, तो ये सारे के सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। डोज की बात करें तो अडल्ट में हम बाई ओरली 20 mg की ड्रग देंगे, जो कि आपके 1 आवर बिफोर मील, आपके खाना खाने से पहले उसे 20 mg की हम ड्रग देंगे अडल्ट के लिए। अगर चिल्ड्रेन की बात करें तो 5 to 11 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 10 mg की डेज देंगे ट्वाइस डेली। मतलब नेक्स्ट आता है आपका एंटी आईजी एंटीबॉडी, मतलब एंटी आईजी बॉडी मतलब आईजी एंटीबॉडी अगर हम ड्रग देंगे तो जो आपकी रिएक्शंस हो रही थी, जो आपकी ये वाली रिएक्शन हो रही थी एंटीजन और एंटीबॉडी की, जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपकी ये बाइंड कर रहे थे, ये आपके बाइंड नहीं कर पाएंगे जब हम इन्हें एंटी आईजी एंटीबॉडी ड्रग देंगे। तो दिस एंटीबॉडी इज फाउंड इन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स इन दी ह्यूमन बॉडी। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे ही हमारी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो अभी हमने ड्रग देखी थी ओलियोजोम्स ड्रग, तो जो ये ड्रग होती है हमारी क्या करती है, लीड्स टू डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ आईजी रिसेप्टर एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। जो सिंपल सी बात है कि जब आपके एंटीजन और एंटीबॉडी की ये बाइंडिंग साइट पूरी तरह से यहाँ पे आके आपकी ड्रग भर आ जाएगी, बाइंड कर जाएगी, तो वो किसी भी एंटीजन को बाइंड नहीं होने देगी, जिससे कि जो आपके ये सारे प्रोसेस हो रहे थे, डिग्रेनुलेशन, मास्ट सेल रिलीज हो रहे थे, आपके मास्ट सेल आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज कर रहे थे, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी और अस्थमा भी नहीं होगा। अगर इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबक्यूटेनियस इसे दिया जाता है एंड साइड इफेक्ट है इसके हमारी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होता है कि जो हमारी मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन कर रही थी, डिग्रेनुलेशन करने के बाद अपने इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज कर रही थी, तो हम उस डिग्रेनुलेशन को मतलब उस मास्ट सेल को फटने नहीं देंगे, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। इसकी ड्रग थी निडोक्रोमिल एंड तो इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ड्रग दैट स्टेबलाइज द मास्ट सेल टू इनहिबिट डिग्रेनुलेशन। जो आपकी मास्ट सेल थी उसके डिग्रेनुलेशन को इनहिबिट करेंगी। एंड जब सिंपल सी बात है कि जब आपकी डिग्रेनुलेशन नहीं होगा तो आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, इनहिबिट द रिलीज ऑफ मीडिएटर मतलब हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, फोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, ये सारे के सारे आपके रिलीज नहीं होंगे और इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगी। एंड ये आपके इनहिबिट साइटोकाइनिन रिलीज, जो आपका साइटोकाइनिन रिलीज हो रहा था वो भी आपका रिलीज नहीं होगा और आपकी इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगी, मतलब आपकी जो ब्रोंकाई थी वो डायलेट हो जाएगी और एयर अच्छी तरह से आपके लंग्स के पास पहुंचती रहेगी। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इस ड्रग को हम नॉट ऑब्जर्व ओरली, हम इसे ओरली नहीं ले सकते। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रोंकोस्पम, हाइपोटेंशन होता है, डिजीनेस, कफ, रैशेस, नोजिया भी होती हैं। अब लास्ट वन है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर, ये आपकी ब्रोंकोडायलेटर नहीं होती। अब आप सभी लोग सोचोगे जब ये हमारी ब्रोंकाई को डायलेट ही नहीं करेगी तो हम इस ड्रग को ले क्यों रहे हैं, हमारी तो ब्रोंकाई पहले से ही आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है, तो हम इसे लेने का मतलब ही क्या है जब हमारी ये ब्रोंकाई को डायलेट नहीं करेगी, क्योंकि हमें तो ब्रोंकाई को डायलेट ही करना है, हमें तो सांस अच्छी तरह से चाहिए ना, हमें हमारी लंग्स तक एयर अच्छी तरह से पहुंचानी है, तो ये तो हमारी तक पहुंचाएगी नहीं। तो सुनो तो सही अभी आके एक्शन बाई प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, तो ये पहले से ही आपके क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को शो कराती हैं। दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, यूसोफेगस रिड्यूस एंड हाइपर एक्टिविटी, जो आपकी हाइपर एक्टिविटी हो रही थी उसे इनहिबिट करने का काम करेंगे और आपकी जो बॉडी में साइटोकाइनिन का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे। एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आईजी एंटीबॉडी,
जो आपके आईजी एंटीबॉडी जब आपके प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जब आपके एंटीजन को ज़्यादा बाइंड करते हैं, उसे भी ये इन्वेट करने का काम करते हैं एंड प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेटर। जब की बात करें तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसकी ड्रग है बेक्लोमेथासोन। ये फर्स्ट चॉइस होती है आपके पेशेंट्स की। किसी भी पेशेंट को अगर यूज इन एपिसोडिक, जो एपिसोडिक एक अस्थमा के जिन्हें पता होता है कि इस टाइम पे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम आती है, तो ये आपकी जो बेक्लोमेथासोन ये ड्रग होती है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, इसलिए वो अपने पास रखते हैं। ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, ये इनहेल करके लिया जाता है। एंड साइड इफेक्ट की बात करें तो हॉर्सनेस और ओरल और फेरेंगियल कैन बी असिस्ट। सिस्टेमिक स्टेरॉइड की बात करें तो इसकी ड्रग थी हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। हाइड्रोकॉर्टिकोसोन की बात करें तो यूज्ड इन सीवियर क्रोनिक अस्थमा, ये जो सीवियर क्रोनिक अस्थमा होते हैं उनके ट्रीटमेंट की जाती है। एंड साइड इफेक्ट की बात करें तो ग्रोथ बोन सप्रेस इन चिल्ड्रन, क्योंकि ग्रोथ बोन को ये सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो हाइट होती है वो ग्रो नहीं हो पाती। सो प्लीज़ आप सभी को आज का लेक्चर एंटी अस्थमेटिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो जल्दी से यार बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। एंड क्वालिटी एश्योरेंस की हमारी 1 यूनिट खत्म होने वाली है, तो जल्दी से उन भी लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लें। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।